अभी रिसेंटली आपने एक नए बिल के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, जो काफी न्यूज में भी था, वीबी जी राम जी, है ना, जो मनरेगा को रिप्लेस करके, मनरेगा का नाम सभी ने सुना होगा। क्या है मनरेगा? एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, जो 2005 में आया था, 2006 में इम्प्लीमेंट किया गया था, नरेगा के रूप में लाया गया था, और 2009 में हमने उसका नाम चेंज करके एमजी नरेगा कर दिया था। ठीक है, तो अभी फिर से 2025 या 26 25 में 25 ठीक है, 2025 में फिर से उसका नाम चेंज करके हमने वीबीजी राम जी कर दिया। वीबीजी राम जी स्टैंड्स फॉर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, क्या चेंजेस आए हैं उसको समझने से पहले थोड़ा सा मनरेगा को समझना पड़ेगा। ठीक है, मनरेगा बेसिकली काम करता है हमारे वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, दैट इज आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 जो राइट टू वर्क के बारे में बात करता है। ठीक है, तो राइट टू वर्क हमें मिलता है अंडर डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। स्टेट को बोला गया है कि जब भी आपके पास रिसोर्सेज हो, आपको यहाँ के सिटीजन्स को आपको राइट टू वर्क प्रोवाइड करना है। और जब हमारे पास रिसोर्सेज हुए 2005 में, हमने एक एक्ट बना करके हमारे लोगों को राइट टू वर्क दिया थ्रू नरेगा एक्ट। तो मनरेगा वाज द राइट टू वर्क। ठीक है ना, जिनके पास काम नहीं है उनको 100 डेज का काम उसके अंदर एज गारंटी दिया जाता था। बेसिकली दिस 100 days work was given to the rural households. तो एक तरीके का राइट टू वर्क ही था कि राइट टू वर्क है, जब भी किसी को चाहिए तो उस टाइम पे जाना किसके पास होता था? पंचायत। यहां पर इसको एम्पावर जो किया गया था कि पंचायत अपने हिसाब से काम को जनरेट करेंगी और जनरेट करके वहां पर लोगों को एम्प्लॉय करेंगी जब भी लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। और ज्यादातर ये रिक्वायरमेंट कब होती है? जब भी डिस्ट्रेस का टाइम आता है, जब भी हमारे पास नॉर्मली कोई काम नहीं होता है। जैसे गांव में जब भी सोइंग का, हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, यानी एग्रीकल्चरल सीजन जब चलते हैं, तब उस टाइम पे हम ज्यादातर लेबर को फील्ड्स में एम्प्लॉय कर लेते हैं। तब उस टाइम पे तो काम की जरूरत है नहीं, लेकिन उसके अलावा बचे हुए दिनों में हमें काम की जरूरत होती है। उस टाइम पे कोई काम अवेलेबल नहीं है और पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। तो दोनों चीजों से डील करने के लिए ये राइट टू वर्क एक बहुत अच्छा तरीका था, जहां पर वो लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, पैसे नहीं है, वो वहां पर ग्राम सभा या पंचायत के पास उस टाइम पे जा सकते थे कि हमें काम चाहिए, और विद इन सम पर्टिकुलर टाइम पीरियड उनको वो काम प्रोवाइड किया जाना होता था। अगर नहीं कर पाए तो उसके बदले में उनको वेजेस फिर भी मिलते थे। ठीक है, तो दिस वाज अ गारंटी, ये गारंटी मिलती थी। और इस टाइम पे वो काम जनरेट कौन करते थे? ये पंचायत के द्वारा डिसाइड किया जाना था कि हमें बेसिकली उस टाइम पे कोई स्कूल में कोई टैंक बनवाना है या फिर किसी गली को पक्का करवाना है या क्या करवाना है। तो देयर वर मल्टीपल वर्क्स जो ग्राम सभा जो है डिसाइड कर सकती थी। सिंपल है, ये काम था हमारा मनरेगा के अंदर। लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आई, मनरेगा की वजह से प्रॉब्लम ये आई, जैसे हरियाणा में, पंजाब में ड्यूरिंग सोइंग और हार्वेस्टिंग, आपने आज से 15 साल पहले देखा हो तो बहुत यूपी और बिहार से लेबर वर्कर्स आते थे फार्म में काम करने के लिए, क्योंकि सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन में उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। अभी धीरे धीरे कम हो गए। वो धीरे धीरे कम क्यों हो गए? क्योंकि उनको अपनी ही जगह पे एमजी नरेगा के तहत काम मिलने लग गया। अब उनको उतना जरूरत नहीं है कि वो आकर के यहां काम करें, तो इसीलिए यहां पर लेबर की शॉर्टेज होती हुई दिखाई देगी। तो प्रॉब्लम ये आती हुई दिखाई दी। तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स, और इसके अलावा भी देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम। जैसे आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी कि कई जगह पे मनरेगा में मतलब जबरदस्ती अंगूठा टिकवा लिया या फिर किसी के अकाउंट में पैसे मंगवा लिए, और वो पैसे जो है मतलब किसी फॉल्स अकाउंट से मंगा करके उसको खाया जा रहा है। तो करप्शन के केसेस भी इसके अंदर थे। उन सबको रिजॉल्व करने के लिए और राइट टू वर्क को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज करके
हमने इसके प्रोविजंस चेंज किए तो इसका नाम भी चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके हमने वीबी जी राम जी कर दिया। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, हम उन चेंजेस की बात करेंगे। ठीक है। पहला चेंज इन्होंने चेंज किया कि अब हम 100 से बढ़ा करके डेज को करेंगे 125 डेज। ठीक है। कितना किया? पहला 100 डेज को बढ़ा करके, जब हम मनरेगा की बात करते हैं तो वहां लिखा हुआ था मिनिमम 100 डेज ऑफ वर्क विच कुड बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द स्ट्रेस। उसको स्ट्रेस के टाइम पे बढ़ाया भी जा सकता था, उसमें कोई कैपिंग नहीं थी। ठीक है। लेकिन यहां पर हमने कैप कर दिया कि 125 डेज। तो 125 डेज तक हमने इसको कर दिया है कि 125 डेज तक का मैक्सिमम काम मिलेगा पूरे साल के दौरान। अब अगर हम पुराना डाटा उठाएं और थोड़ा सा एनालाइज करें तो बेशक से 100 डेज हमने मनरेगा के अंदर दे रखे थे, वो 100 डेज भी यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। अप्रोक्सीमेटली 75 डेज का एवरेज डेज हमें दिखाई देगा जो ईयरली यूटिलाइज हो रहे थे। तो 100 डेज तो वहां यूटिलाइज हो ही नहीं रहे थे, तो 125 का इफेक्टिवनेस तो कहीं ना कहीं हमें वीक होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि हम 100 को ही पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, 125 कहां करेंगे। क्लियर है? ठीक है। सेकंड, पहले जो काम दिया जा रहा था दैट वाज डिमांड ड्रिवन, कि जब जिसकी डिमांड आएगी तब वो जाएगा, ग्राम सभा से काम मांगेगा, काम मिल जाएगा। लेकिन अभी इसको हमने कैप कर दिया। कैसे कैप किया है? दो तरीके से। ठीक है, इसको हमने कैप कर दिया, इसके ऊपर लिमिट लगा दी है। लिमिट कैसे लगाई है? पहली, हमने इसके ऊपर फंडिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कैसे किया? थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक है, पहली चीज तो हमने क्या किया, इसके ऊपर फंडिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। दूसरा, हमने टाइप ऑफ वर्क, उसको भी डिफाइन कर दिया, उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो दो तरीके से हमने इस डिमांड को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। फंडिंग को कैसे रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है वो समझते हैं। फंडिंग, शुरुआत में जो पैटर्न था मनरेगा के अंदर, उसमें पैटर्न क्या था कि जितना भी काम दिया जाएगा 100 डेज ऑफ वर्क में, 100% ऑफ द वेजेस, मतलब जब भी कोई काम कर रहे हैं तो दो तरह के खर्चे उसके अंदर आते हैं। एक तो लेबर वर्क का खर्चा आएगा, लेबर वेजेस का, और दूसरा उसके अंदर जो मटेरियल इन्वॉल्व है उसका भी तो खर्चा है। तो यहां पर दोनों तरह के खर्चों में कौन कितना पैसा देगा, वो पहले मनरेगा में कैसे चलता था कि वेजेस जो है वो 100% सेंटर के द्वारा दी जाएंगी। क्लियर है? इसके अलावा जो मटेरियल जितना भी खर्चा आएगा, मटेरियल का 75% कॉस्ट दिस वाज बोर्न बाय सेंटर, दिस वाज बोर्न बाय सेंटर। तो स्टेट को बहुत लिमिटेड सी फंडिंग इसमें करनी होती थी। अभी क्या कर दिया है कि हम मैक्सिमम इतना दे सकते हैं, उसके अलावा जितना भी होगा दैट स्टेट हैज टू स्पेंड। और उसके अंदर अगर हम पैटर्न देखें तो जनरली जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, स्कीम दो टाइप की आपने सुनी होंगी, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और दूसरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहां पर सारा का सारा खर्चा सेंटर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, वो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती है जहां पर सेंटर सिर्फ स्पॉन्सर करता है, यानी उस खर्चे का कुछ परसेंट सिर्फ सेंटर देता है। इसमें फंडिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं हर एक स्कीम के हिसाब से। जनरली जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो किया जाता है कि नॉर्मल स्टेट में 60% वर्सेस 40%, 60% सेंटर देगा और 40% स्टेट देगा। जो हिमालयंस या फिर माउंटेनियस जो स्टेट्स हैं वहां पर जो फंडिंग पैटर्न होता है वो होता है 90:10 का, कि 90% इज गिवन बाय द सेंटर एंड 10% बाय द स्टेट्स। और बाकी जो यूटीज होती है जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी उनका अपना बजट नहीं होता, तो वो डायरेक्ट सेंटर का ही पार्ट है। तो उन यूटीज में, यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर,
वहां पर 100% सेंटर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब हमने ये जो वीबीजी राम जी किया है उसके अंदर भी यही सेम पैटर्न लागू कर दिया। तो यानी इसको भी हमने सेंट्रल, पहले भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी लेकिन मैक्सिमम खर्चा सेंटर देता था, तो हमने फाइनेंसिंग को या फंडिंग को थोड़ा सा कैप कर दिया, फंडिंग को कैप कर दिया। और इसी में आप पैराग्राफ इसमें देखोगे, नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज का जो सबसे ऊपर पहला पैराग्राफ है, सेक्शन 45 और सेक्शन 4 सब क्लोज 6, दो हिस्सों में इसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से फंडिंग को इन्होंने पहले तो इन्होंने डिफाइन कर दिया कि हम कहां कहां फंडिंग देंगे, और दूसरा ये भी डिफाइन किया कि कितनी फंडिंग देंगे। फंडिंग विल बी बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, फंडिंग विल बी बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। और उसके बाद अगर कुछ भी पैसा खर्च करना है तो वहां पर स्टेट विल एंश्योर कि वो पैसा कहां से आएगा। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा अगर कुछ हो रहा है, पहले क्या होता था, मिनिमम 100 डेज वर्क था, फिर भी अगर एक्स्ट्रा कहीं करना पड़ जाता था तो वो एक्स्ट्रा खर्चा सेंटर देता था, लेकिन यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं पर हो रहा है तो वो स्टेट को इंश्योर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर फंडिंग के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। तो पहला तो ये तरीका है कि हम काम को कुछ एक लिमिट तक हम दे पाएंगे स्टेट की। अब मान लो जो पुअर स्टेट्स हैं वो कैसे देंगे एक लिमिट से ज्यादा, पुअर स्टेट्स तो प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे। क्लियर है? पहली चीज तो ये होगी। दूसरी कैपिंग कैसे की इन्होंने इन्होंने बोला कि ऐसे ही आप कुछ भी काम कराओगे और वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में हेल्प नहीं कर रहा तो उस काम की कोई अहमियत नहीं है। अब काम को हमें कुछ 4 पिलर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इन्होंने 4 अलग अलग पिलर्स बनाए, उन 4 पिलर्स में उसको डिवाइड कर दिया, और विच शुड बी अलाइन टू द सेंट्रली स्कीम्ड, जो सेंट्रल का जो प्लान्स है, जो पीएम गति शक्ति है, उस टाइप के जो प्लान्स है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उससे अलाइन होने चाहिए। तो यहां पर इन्होंने वर्क भी डिफाइन किया है, और इसको इन्होंने क्या किया है, 4 पिलर्स में, 4 पिलर्स में डिवाइड कर दिया है कि इन 4 पिलर्स के अंदर जो काम मिल सकता है वो दे दो, अदरवाइज नहीं देना है, उसके अलावा इसमें काम नहीं मिलेगा। क्लियर है? और वो 4 पिलर्स ये लिखे हुए इसमें हो गया। Last line. Technology driving government. फर्स्ट पैराग्राफ, हाँ ठीक है, हाँ इसमें लिखा हुआ है वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर मिटिगेशन। ठीक है, ये 4 काम यहाँ पर डिफाइन कर दिए। तो एक तो ये हो गया यहाँ पर, और इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है, अब यहां पर जैसे पुराने टाइम पे अभी जो इशू चल रहा था अभी फिलहाल, कि ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग और सोइंग ऑफ द एग्रीकल्चरल सीजन, उस टाइम पे जब लेबर डिमांड होती थी, हमारे यहाँ लेबर शॉर्टेज हो जाती थी। उस लेबर शॉर्टेज ना हो वो इंश्योर करने के लिए यहाँ पर सेंटर ने बोला हुआ है कि कुछ टाइम के लिए हमारा जो मनरेगा या वीबीजी राम जी जिसको हम बोलेंगे, ये बंद रहेगा। उस टाइम पे इसके अंदर काम नहीं मिलेगा उन एग्रीकल्चरल सीजन्स के दौरान। तो 60 डेज का एक एग्रीकल्चरल पॉज इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है कि उन सीजन्स के दौरान हम इस वीबीजी राम जी को पॉज रखेंगे, इसके अंदर कोई भी काम अवेलेबल नहीं होगा। यानी काम करना है तो आपको एग्रीकल्चरल लेबर में ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो ये यहां पर एक और चीज हमें दिखाई दी कि एग्रीकल्चरल पॉज इन्होंने लगा दिया। ठीक है, देन उसके अलावा 60 ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, एक इसने एक और इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर काम किया, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ दी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे इंट्रोड्यूस किया है? एक तो सबसे पहले जैसे हमने सेंट्रली प्लान को एक साथ लाने के लिए पीएम गति शक्ति लॉन्च की थी, लगभग उसी तरीके से सभी रूरल प्लानिंग को अब सेंट्रली किया जाएगा। अब यहां पर जैसे काम के पहले क्या हो रहा था, पंचायत डिसाइड कर रही थी,
पंचायत ही प्लान कर रही थी, अब सेंट्रली प्लान किया जाएगा कि कहां कहां पर काम की क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने एक स्टैक बनाने की सोची है। स्टैक क्या होता है? स्टैक, STACK, गट्ठा, गट्ठा ही बोलते हैं। ठीक है, तो उन स्कीम्स का एक गट्ठा बनाने की बोली है और इसको इन्होंने नाम भी दिया, उस स्टैक का नाम, दैट इज विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। ठीक है, और इसी के अंदर ये काम डिफाइंड हो गए। तो एक तो इन्होंने डिजिटली ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर ये काम डिफाइंड रहेंगे, प्लस उसके अलावा इन्होंने टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर। कैसे इंट्रोड्यूस किया कि पहले जैसे मतलब काम चाहे हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, लेकिन एनरोल करके उसके पैसे लोग खा लेते थे। अब इसमें उन्होंने बोला है कि सबकी बायोमेट्रिक थंब से आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, तभी वो काम माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बायोमेट्रिक यहाँ पर वो कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये हमें दिखाई देगा। देन उसके अलावा जियो टैगिंग जिसे हम कहते हैं, जियो टैगिंग बेस्ड वर्क होना चाहिए, जियो टैगिंग भी होनी चाहिए, मतलब फोटो खींच करके फोटो में वो लोकेशन वगैरह आनी चाहिए, वो अपलोड करो। तो ये सारी चीजें इसके अंदर की गई हैं और वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें दिखाई देगा। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस इसके अंदर हुए हैं नए वाले के अंदर। ठीक है, तो इसी में कंसर्न क्या क्या है वो देख लेते हैं हम इसमें। ठीक है, सबसे पहला जो कंसर्न है, स्टेट्स को सबसे बड़ा कंसर्न है फिस्कल इंपैक्ट, फाइनेंशियल इंपैक्ट स्टेट्स के ऊपर पड़ने वाला है, बर्डन पड़ेगा। पहला इंपैक्ट तो ये है ना, ऑलरेडी हमने देखा पहले जहां स्टेट शेयर नहीं कर रही थी अब करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा पुअर स्टेट पे, जहां पर सबसे ज्यादा काम की रिक्वायरमेंट है वहां पर उनके पास फंडिंग ही नहीं है। ठीक है, तो ये एडवर्स इंपैक्ट करेगा उस एरिया में, पुअर स्टेट में ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट करेगा। देन उसके अलावा राइट्स वर्सेस बजट कंस्टेंटेशन लिखा है कि एक जगह जहां पर हम राइट टू वर्क जो है एज अ राइट डिमांड करते थे पहले, अब बजट कॉन्स्टेंट्स के कारण उसको डिफाइन कर दिया गया है कि इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, बजट के अलावा हमने वर्क को भी डिफाइन किया हुआ है तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, देन उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल बैरियर्स हमें दिखाई देगा, जहां पर जो काम करने के लिए डिजिटल जिस टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए बोल रहे हैं, गांव में हो सकता है कि इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें अवेलेबल ना हो, तो वहां पर क्या काम नहीं मिलेगा। या फिर कभी मान लो कि वो सर्वर काम अपलोड करना है, सर्वर चल नहीं रहा है, सर्वर डाउन है, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, वो आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, फर्दर अब इन्होंने जो एग्रीकल्चरल पॉज दिया है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फिर से जो माइग्रेशन लगभग रुक गया था वो फिर से स्टार्ट होगा, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर्स आउटसाइड द स्टेट वो भी स्टार्ट होगा। ठीक है, जो अभी तक कहीं ना कहीं रुका हुआ था एक तरीके से, और जहां पर लोगों को अपने घर में ही राइट टू वर्क या काम करने को मिल रहा था, अब उन्हें फिर से काम की तलाश में बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये भी एक इशू आता हुआ दिखाई देगा इसके अंदर। ठीक है, फर्दर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन गैप, जो प्रॉमिस वर्सेस रियलिटी है, कि इवन ड्यूरिंग द मनरेगा जहां पर 100 डेज का हमने गारंटी दी हुई थी, जब वहां पर भी 60-60 दिन या 70-70 दिन ही काम अवेलेबल हो पा रहा था, यहां पर 125 कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर प्रॉमिस और रियलिटी में आपको बहुत बड़ा गैप दिखाई देगा। इसके भी अंदर आप देखोगे यहां पर आपको नॉर्थ वर्सेस स्टेट भी, नॉर्थ वर्सेस साउथ भी आपको एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देगा। काम कैसे जनरेट करना है, नॉर्थ वाले उस काम को नहीं जनरेट कर पा रहे, और साउथ में काम जनरेट किया जा रहा है, इफेक्टिवली किया जा रहा है, और लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। तो मनरेगा इज मोर सक्सेसफुल इन साउथ देन दी नॉर्थ, क्योंकि वहां पर जो पंचायत से दे आर एबल टू जनरेट दी वर्क। ठीक है, जब भी डिमांड होती है तो वो जनरेट करते हैं, उन्हें पता है क्या क्या काम करवाना है। नॉर्थ में पंचायत में सरपंच उन्हें पता ही नहीं काम क्या क्या करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिवली वो जनरेशन ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो है ही नहीं, तो वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमें नॉर्थ वर्सेस साउथ का भी गैप हमें इसमें दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिए हुए हैं इसके अंदर। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, एक तो सबसे पहले हमने पैसा तो बढ़ा ही दिया है, मतलब पैसा नहीं क्या कहते हैं, टाइम तो बढ़ा ही दिया है,
देन उसके बाद लेबर शॉर्टेज को भी हमने थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश की है कि जब डिमांड टाइम पे एग्रीकल्चरल सीजन में जो लेबर शॉर्टेज हो जाती है वो नहीं रहेगी, ये भी हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, देन पंचायत को वीक करने की कोशिश नहीं की गई है। पंचायत को अभी भी बोला है कि तुम ही डिसाइड करोगे, बस काम हम बताएंगे कहां दोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं। अदरवाइज तो ओवरऑल पंचायत को वीक ही किया गया है। ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं इसमें। और टेक्नोलॉजी जहां पर भी यूज करेंगे तो वहां पर फेयरनेस आती हुई दिखाई देगी, ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिखाई देगी, करप्शन कम होता हुआ दिखाई देगा। और वहीं पर हमने कुछ पेनल्टीज को भी इंक्रीज कर दिया। जहां पर प्रोविजन से हट करके कोई भी काम करता था तो 1000 रुपए की पेनल्टी लगती थी, अब उसको बढ़ा करके हमने इसमें 10,000 कर दिया है। तो विच विल ब्रिंग दी ट्रांसपेरेंसी एंड दी अकाउंटेबिलिटी टू दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। क्लियर है? तो ओवरऑल ये हमारा वीबीजी राम जी था। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, पढ़ लो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। पेमेंट साइकिल्स को भी रिड्यूस किया, वो भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले 15-15 दिन में पेमेंट्स को क्लियर किया जाता था, उसको जो है वीकली बोला गया है कि वीकली आपको पेमेंट्स को क्लियर करना है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। नॉर्मेटिव एलोकेशंस क्या होते हैं? एक दो जगह वर्ड लिखा हुआ है इसमें, किसी को पता है उसका? नॉर्मेटिव एलोकेशंस, नॉर्मेटिव क्या होता है? Norms, rules, regulations. दैट इज एज पर द नॉर्म्स और रूल्स, प्रिंसिपल बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मेटिव एलोकेशन का वही हो जाएगा जो पहले से ऑलरेडी प्रिंसिपल्स के आधार पर या रूल्स के आधार पर ऑलरेडी डिफाइंड जो एलोकेशंस है वो नॉर्मेटिव एलोकेशंस है। यानी यहाँ पर एलोकेशंस विल बी प्री डिटरमिन्ड एज पर द प्रिंसिपल्स, एज पर द वर्क।
हु आर मार्जिनल फार्मर्स? एक जगह पे एग्रीकल्चरल वर्क मोरेटोरियम में लिखा है, जिनके पास 2 एकड़ से कम, वो तो स्मॉल फार्मर होते हैं। थोड़ा और कम करो। 1 एकड़ से, लैंड होल्डिंग जिसके पास 1 एकड़ से कम हो, 1 हेक्टेयर से, एकड़ में, एकड़ है हेक्टेयर है, एकड़ है, हाँ एकड़ में हम लैंड होल्डिंग काउंट करते हैं। 1 एकड़ से कम हो तो वो मार्जिनल होते हैं, और 2 एकड़ से कम हो उसको स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं। वर्जिन फार्मर्स के पास क्रॉप प्रोडक्शन अपने लिए ज्यादा हो, मतलब सेलिंग के लिए ज्यादा ना हो, तो सब उसको सब्सिस्टेंस बोलते हैं ना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं बेसिकली, सब्सिस्टेंस बेस्ड फार्मिंग। और पेनल्टी दे जाए, पेनल्टी दे जाए रुपीज अप टू 10,000। वही है जो पेनल्टी जो रूल चलता था पहले, वो था कि पहले 1,000 रुपये था, उसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया। पेनल्टी रेजिम वही है।